फिर चंद्रशेखर भाई ने भी कहा, जिन्होंने मैसेज भेजा था कि वो कार्यकर्ता मेरे हैं, हाथ सोच समझ कर लगाइएगा। उनको हाथ लगेगा तो मैं आऊंगा, और मैं आऊंगा तो मेरे साथ कितने लोग आएंगे तुम अंदाजा नहीं है। और समझिए, उस गुड़िया ने 2 दिन का वादा किया था, 1.5 दिन के अंदर वो आंदोलन जीता। और स्टूडेंट की यही लड़ाई है कि उसे ये पता होना चाहिए कि उसके यहाँ उस कितने अधिकार, कितना हनन उसके समाज के अधिकारों का हो रहा है। अगर ये नहीं पता रहेगा फिर कैसी लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अधिवेशन का भी फायदा तभी है तब आप यहां से जाकर अपनी ताकत को कम से कम 10 गुना बढ़ा लें। आपका जो वाइस चांसलर है, एक समय आ जाना चाहिए, जो 6 महीने ले, आप 1 साल ले, कि अगर उसको ये पता लग जाए कि बीमारी यूनिट का व्यक्ति आपसे चर्चा करने के लिए आ रहा है तो उसकी तबियत ठीक हो जाए, वो जवाब सोच समझ कर दे। बताइए, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को अपने जीवन जीवित रहते कितना सम्मान मिला। टॉप के इंजीनियर थे, धन की कमी नहीं थी। एक ब्राह्मण दोस्त के यहाँ गए थे, खाना पंगत में से उठा दिया, वो बात लग गई और पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस आंदोलन को। मैं चाहता हूं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से अब से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद अच्छी लीडरशिप तैयार हो, अच्छी, जिसको लीडरशिप कहा जाता है। ऐसी लीडरशिप नहीं कि कल लीडर बने, परसों किसी की चाटुकारिता करते हुए लालचवश अपने आंदोलन को भूलकर और अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने लगे। क्या फायदा? ऐसी लीडरशिप तैयार कीजिए कि वर्चस्व तो बढ़ता रहेगा। अगर आप सिद्धांत पर अडिग है, आप सिद्धांत को जिंदा रखे हुए हैं, तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता, राजनीतिक बढ़े ना बढ़े। बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहते तो सिद्धांत से तो समझौता करना था, उनको करना क्या था? उनकी पीढ़ियां या जिस जाति के बाबा साहब अम्बेडकर थे, उस जाति को भारत में बहुत मजबूत करके जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़ा। तो स्टूडेंट फेडरेशन के किसी भी पदाधिकारी को कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी। मैं बार बार अपनी स्पीच में बात कहता हूं, प्रकृति के 2 ही रूल है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। जब पेड़ बड़ा हुआ है, एक ना दिन सूखकर गिर जाएगा, अब नहीं 50 साल, 100 साल के बाद। इंसान का जन्म हुआ है, ये भी एक दिन जर्जर शरीर हो जाएगा और मर जाएगा। इस बीच की जो प्रक्रिया है, उनको इस देश में याद रखा जाता है। जैसे गोडसे को तो जानते हैं, गांधी को गोली मारी थी, याद रखा जाता है तो गांधी को गोली मारी थी। सावरकर वीर देश में कहा जाता है। हम जैसे लोग अम्बेडकरवादी याद रखते हैं कि वो दलाल था, बेचारा अंग्रेजी गुलामी करता था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे तो शब्द है ही नहीं, ये तो गूगल में है। गूगल में जैसे मैं डालता हूँ कुरान आता है, उसके बेचारे के माफीनामे लिखे हुए अंग्रेजों से कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ताऊं तुम्हारा गुलामी करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बताओ, पानी के लिए कोई आंदोलन करता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पानी पिलाने के लिए आंदोलन किया बड़े पैमाने पर, और आंदोलन किया होगा तो सरकार ने भाई दंड भी दिया होगा, ऐसा तो नहीं है भाई, लाठीचार्ज भी हुआ होगा, लोगों ने पत्थर भी फेंके होंगे, तो हम उन्हें इसलिए याद करते हैं। तो वैचारिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपनी वैचारिक शक्ति के साथ इस जीवन और मृत्यु के बीच के कालखंड में मजबूती से खड़ा रहता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बताइए, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को अपने जीवन जीवित रहते कितना सम्मान मिला। टॉप के इंजीनियर थे, धन की कमी नहीं थी। एक ब्राह्मण दोस्त के यहाँ गए थे, खाना पंगत में से उठा दिया, वो बात लग गई और पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस आंदोलन को। समझ रहे? इसलिए तो उन्हें मानते हैं। अगर वो सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले होते और अपना व्यापार कर रहे होते तो क्या आज उनको याद करते? ना जाने कितने लोग पैदा होते हैं भारत में। तो ये बात, ये चीजें जब तक अम्बेडकर में नीचे तक नहीं पहुंचेगी, तब तक मुझे लगता है कि आंदोलन सफलता की ओर नहीं जा सकता। आपका सबसे पहला काम, जिस कॉलेज में आप हैं, वहां के किसी भी छात्र की बिना जाति धर्म देखे, अगर वो गरीब, शोषित, वंचित है, वो चाहे उस 15% में ही क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको पता लगना चाहिए कि अम्बेडकरवादी लोग हर किसी की मदद करते हैं। ये जाकर उसकी मदद कराइए। क्योंकि छात्र जीवन जो है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है। आज कॉलेजों में क्या बात होती है? आज कॉलेजों में धर्म पर चर्चा हो रही है, क्या शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए? वो रामायण पर चर्चा करा रहे हैं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रांगण में उन्होंने विश्वकर्मा पूजा कराई। अब आप सोचिए कि कल क्या होगा। भाई आरएसएस कितना प्रभावी हो गया उस देश के अंदर, सरकार उनकी है, लेकिन आज भी हम उसे कहते हैं कि वो चड्डीदारी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। उन्होंने कभी नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया, ये कहता है ना। और ये कहा जाएगा जब तक यहां तक जीवन रहेगा, ये कहा जाएगा। अब आप सोचिए, जो गलत करेगा उसको गलत कहा जाएगा, जो सही करेगा उसको सही कहा जाएगा। तो छात्रों का ये सबसे पहला काम होना चाहिए। मैं जो प्रदेश की हमारी यूनिट है,
मैं उनसे भी एक सलाम को दूंगा कि कम से कम महीने में आप जो है अपने पूरे प्रदेश कमेटी के साथियों से और यूनिवर्सिटी और कॉलेज कमेटी के साथियों से हो सके तो मुख्य लोगों से महीने में एक जूम मीटिंग पर चर्चा जरूर कीजिए कि क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, क्योंकि समाधान तभी आ पाएगा जब परेशानी का पता होगा। अगर आप तक परेशानी नहीं पहुंचेगी तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी। अब क्योंकि मैं छात्र जीवन से ऊपर उठ चुका हूं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूं, मैं अगर 10 दिन भी कॉलेज में जाकर रहूं तो मुझे समस्याओं का पता नहीं लगेगा, आपको पता लगेगा। तो आप अपनी जैसे सीनियर लीडरशिप को बताएंगे तो समस्याओं का एक कलेक्शन करके चर्चाएं करके फिर हम तक पहुंचेगा भाई ये स्टूडेंटों की ये मेन मुख्य समस्याएं हैं, इस पर अब आपके द्वारा या छात्र के द्वारा लड़ाई होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि सारी टीम सबसे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अपने गठन पर ध्यान दे, बिल्कुल, और गठन पर ध्यान देने के बाद वो अपना पूरा तंत्र लगाकर ये देखे कि किस यूनिवर्सिटी में SC ST की कितनी सीटें खाली हैं, कितने प्रोफेसरों की सीटें खाली हैं, डाटा कलेक्ट करना। सिर्फ लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती है, खाली हाथ नहीं। और स्टूडेंट की यही लड़ाई है कि उसे ये पता होना चाहिए कि उसके यहाँ उस कितने अधिकार, कितना हनन उसके समाज के अधिकारों का हो रहा है। अगर ये नहीं पता रहेगा फिर कैसी लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अधिवेशन का भी फायदा तभी है तब आप यहां से जाकर अपनी ताकत को कम से कम 10 गुना बढ़ा लें। आपका जो चेयरमैन है, चेयरमैन बोलते क्या बोलते हैं उसको, वाइस चांसलर, आपका जो वाइस चांसलर है एक समय ऐसा आ जाना चाहिए जो 6 महीने ले आप 1 साल ले कि अगर उसको ये पता लग जाए कि बीमारी यूनिट का व्यक्ति आपसे चर्चा करने के लिए आ रहा है तो उसकी तबियत ठीक हो जाए, वो जवाब सोच समझ कर दे। रोहित वेमुला खुद थोड़े बड़ा, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना वैचारिक व्यक्ति, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा मार्क्स को जानने वाला व्यक्ति चला जाता है यहां से, किस लिए? ऐसे ना जाने कितने लोग, कितने छात्र आत्महत्या करते हैं। मेरा मानना है कि प्रतिदिन कोई ना कोई जरूर करता हो। हम इस आंदोलन को कलेक्टिव आंदोलन बनाएंगे, कलेक्टिव आंदोलन। कैसे? कि चाहे घटना केरल की हो और चाहे कन्याकुमारी की हो, चाहे जम्मू की हो और चाहे बंगाल की हो, हमारी यूनिट जब वहां स्थापित हो जाएगी तो वो घटना जब 10 मिनट में आप तक पहुंचेगी तो वो अगले 20 मिनट में पूरे देश में जाएगी। आप जानते हैं सरकार को यह समझ नहीं आता कि भीम आर्मी का IT सेल कितना मजबूत और कितना प्रभावी है, कितना मजबूत है, ये नहीं जानती, क्योंकि एक मैसेज चलता है वो 20 मिनट में पूरे देश के फोनों में पहुंच जाता है, एक मैसेज। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हमारा कोई IT सेल है ही नहीं। भीम आर्मी का जिलों में कोई बना रखे मीडिया पर पानी पड़ना, कोई मतलब एक कलेक्टिव IT सेल नहीं है कि मैंने एक मैसेज कह दिया सुनील बिंडा बोले भाई बिंडा जी पूरा स्थान में फैला दो, नहीं है। लेकिन अगर एक मैसेज चलता है तो कॉपी पेस्ट हो गया अगले 20 मिनट में। मैं अगर ये कहूं केरल में मुझे फोन करके पूछूं भाई क्या मैसेज आया है, तो केरल का व्यक्ति मुझे बता देगा हाँ सर आ गया, समझ रहे? तो ये कलेक्टिव, इस आंदोलन को कलेक्टिव करना भी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे पिछले साल केरल के अंदर हमारी यूनिट ने एक आंदोलन किया, 1947 के बाद वो पहला दलितों का आंदोलन था केरल के अंदर, क्योंकि केरल में स्थिति दलितों की कहने के लिए अच्छों की बहुत बुरी है। वहां पर एक मैडम को, जैसे यहाँ पर हमारी बहन बैठी हुई है दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी, रितु, डॉक्टर रितु ड्यू में बैठी है, ऐसे ही वहां पर उनको परेशान करके कॉलेज से निकाल दिया गया। भीम आर्मी यूनिट को पता लगा, वहां एक बहन है हमारी जो भीम आर्मी को देखती थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अब शायद उसकी नौकरी लगी हो, कहती है मुझे भैया नाम मेरा मत लिया करो, कभी मेरी नौकरी छूट जाए। नहीं नहीं मैं किशोर की बात कर रहा। तो उस गुड़िया ने वो आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि वहां से चंद्रशेखर भाई को प्रेशर दिया गया, भाई इस आंदोलन को खत्म कराइए। उन्होंने मुझे कहा भाई ये आंदोलन खत्म करा दीजिए, हमारे बच्चों को वहां नुकसान हो जाएगा, सरकार को जेल में डाल देंगी। मैंने वहां बात की, मैंने कहा बहन इस आंदोलन का प्रेशर आ रहा है और स्थिति खराब होगी। उस गुड़िया ने मुझे कहा भाई लड़ाई के बहुत नजदीक हैं कि 2 दिन और दे दीजिए, अगर इन्होंने हाथ पैर तोड़ के भी जेल भिजवा दिए ना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जमानत तो करा ही लेंगे, लेकिन 2 दिन दे दीजिए, ये सरकार झुकेगी। मैंने चंद्रशेखर भाई को कहा भाई 2 दिन मांग रहे हैं बच्चे, नहीं मानने की 2 दिन चाहिए उन्हें, ठीक। फिर चंद्रशेखर भाई ने भी कहा जिन्होंने मैसेज भेजा था कि वो कार्यकर्ता मेरे हैं, हाथ सोच समझ कर लगाइएगा, उनको हाथ लगेगा तो मैं आऊंगा, और मैं आऊंगा तो मेरे साथ कितने लोग आएंगे तुम अंदाजा नहीं है। और समझिए उस गुड़िया ने 2 दिन का वादा किया था, 1.5 दिन के अंदर वो आंदोलन जीता। जिस दिन मैंने बात की केरल का पूरा मीडिया लिया, पूरा वामपंथ केरल का लिया, ये क्या हुआ। और जो वहां की जो वो थी, क्या बताया तुमने भी, वाइस चांसलर, उसको वहां से हटना पड़ा जिसने शोषण किया था टीचर का। तो ये कलेक्टिव ताकत होनी बहुत जरूरी है। अगर भीम आर्मी का प्रेशर ना होता तो वो आंदोलन मुझे लगता है जीता ना जाता, जाति के आधार पर शोषण कर दिया जाता। इंटर कॉलेज तक में शोषण होता है, जाति देखकर
वाइवा में मार्क्स काट लिए जाते हैं। और ये मैं खुले मन से भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी खड़ा करते थे, लेकिन ये हकीकत है, जाइए ढूंढिए देखिए। आप जानते हैं कि बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट जो है ना, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक, अच्छे कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाते। सबसे बड़ा उदाहरण विनय सिंह आपके सामने खड़ा है। पिताजी और दादाजी फोर्स में थे, तो हाई स्कूल के बाद इंटर किया कि फोर्स में जाएंगे, 1 साल गैप मारा, बीए में एडमिशन ले लिया, फोर्स में जाएंगे, तैयारी करते रहे, नहीं गए। फिर सोचा नहीं अब बैंक में जाएंगे, फिर बैंक की तैयारी शुरू कर दी, नहीं गए। फिर सोचा एसएससी करेंगे, फिर तैयारी शुरू कर दी, नहीं गए। मतलब अभी समाज के जो स्टूडेंट है ना, उनमें भटकाव है, समझ रहा मेरी बात? उनमें भटकाव में एक लक्ष्य नहीं कि उन्हें करना क्या है, उनकी रुचि किस ओर है। आप अभी सर्वे करिएगा जाकर के अपने गांव में, जब आप गांव में जाकर जो बच्चा इंटर कर रहा है, तब उसे पूछेगा क्या करोगे, बताएगा भैया इंटर कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करोगे, भैया आईटीआई करूंगा। समझे? एक सही गाइडेंस वो भी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के पदाधिकारियों को, सीनियर पदाधिकारियों का होना चाहिए कि हम अपने छात्र को एडवांस में कॉलेज में घुसने से पहले सही गाइडेंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, तो हमारा स्टूडेंट फेडरेशन मुझे लगता है कि कुछ कारगर काम कर पाएगा। जब तक हम अभी, मैं कल बस्ती था, एक लड़का मुझसे मिलने आया, मैंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, मैं कहा भैया इंटर कर लिया है और उसके बाद आईटीआई भी कर लिया है। मैंने कहा क्या करोगे, तो उसने मुझे पता नहीं मेडिकल की कोई सी पढ़ाई बताई, कहना भैया मैं वो करूँगा। हमने कहा भाई ये समझ नहीं आया, पहले इंटर और फिर हाई स्कूल बेस्ड डिग्री और अब कोई और, कहना भैया क्या करूँ। अब मैं जेएनयू के डीयू के इतने यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस फॉर्म निकलते हैं, उनको भरो, तैयारी करो, पहुँचो वहाँ, यहाँ से बड़ी यूनिवर्सिटी में। हाँ भैया सोच रहा हूँ, भैया पता नहीं कब निकलता है। मैंने कहा भाई गूगल है, बात करो लोगों से, स्टूडेंट से बात करो, टीचर से बात करो, प्रोफेसर से बात करो, सही गाइडेंस लेकर के चलो। अगर आप उसका भी एक स्ट्रक्चर शुरू कर दें सोशल मीडिया पर, तो वो स्ट्रक्चर आपका सोशल मीडिया का बहुत दूर तक जा सकता है। वो आपका एक गाइडेंस ना जाने कितने स्टूडेंट्स को सुधार सकता है। यही तो काम है स्टूडेंट फेडरेशन का, काम क्या है, यही तो काम है। आप जब कॉलेज में खड़े होकर छात्रों की मदद करेंगे, तो आपको छात्र संघ अध्यक्ष बनने से कोई रोक पाएगा? बताइए, मुझे कोई रोक लेगा? हिम्मत होगी डीयू की किसी की रोकने की? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके काम पर आधारित जो आप काम कर रहे हैं उसी पर आधारित तो आप फ्यूचर अपना तय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो स्टूडेंट फेडरेशन के साथी सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से अपनी क्षमता अनुसार, अपने ज्ञान के बल पर, जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, जो वो करेंगे, उस ज्ञान को बढ़ाने का काम करें, बांटने का काम करें, सही जानकारी देने का काम करें। ये काम अगर आप कर गए तो इससे बड़ा काम इस देश में कोई हो नहीं सकता कि अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो इस देश के भविष्य का निर्माण हो जाएगा। वरना फिर आने वाले समय में, आज चाय बेचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आज मठ में बैठने वाले मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं का राज रहेगा, यही लोग रहेंगे। जब डॉक्टर इंजीनियर की बात आएगी, जब किसी बड़े अधिकारी की बात आएगी, पिछली लाइन में खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके, भाई ये तो रूल है राजनीति का, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जीत कर चला जाए, एक आईएएस पीसीएस खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा, एक भाजपा की नेत्री हैं, एक डीआईजी उनके पैरों के नीचे स्टूल लगा रहा है। ये क्यों है? ये किसी भी देश में जब शिक्षा का अभाव है, सही गाइडेंस नहीं है, ये इसीलिए तो है। अगर सही तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाए और सबको पता लग जाए कि हमारे अधिकार क्या हैं, सबको पता लग जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के ये कहता है कि सबको शिक्षा मुफ्त मिलेगी, तो क्या सवाल के जवाब नहीं मांगेंगे गांव के लोग? नहीं मांगेंगे। वो जो किसान बैकवर्ड गांव में पड़ा हुआ है, जो सिर्फ ये जानता है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है किसी भी कीमत पर, वो रात दिन मेहनत करके कमा के पैसा फीस जमा कर रहा है, इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ। पिछले साल मेरी पत्नी ने मुझे कहा बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। मैंने उसे कहा कि भाई अच्छा स्कूल कोई नहीं होता, अच्छे होते हैं टीचर और पढ़ने वाला। अगर टीचर अच्छे, बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे। लेकिन पत्नी ने मेरी जिद करके उनको एक कॉन्वेंट स्कूल में डलवा दिया और 10-12 हज़ार रुपये उसकी फीस। अब मैं कमाता नहीं हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है, पिताजी की पेंशन आती है वो, या कोई मेरे साथी मुझे दे देते हैं वो, ये मेरी इनकम है ना, मेरे पास समय इनकम का। तो हर महीने क्या है कि 10-12 हज़ार तो फीस, 4-5 हज़ार रुपये का वो अगड़म सगड़म, कभी ये पेपर कभी वो पेपर, और 2,000 रुपये कहने का मतलब है कि हर महीने 20,000 का बर्डन मेरे ऊपर पड़ना शुरू हो गया। अब एक महीना खत्म हो, दूसरे महीने की मुझे चिंता सताने लगा, यार मैं कहाँ से दूंगा। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा अपनी पत्नी को, देख भाई मैं इन बच्चों को प्राइमरी स्कूल में तो पढ़ा सकता हूँ, मास्टर की कर सकता हूँ, तबियत ठीक ठाक है, कि अगर ये बच्चों को सही शिक्षा ना मिले तो तेरी स्थिति